एक खतरनाक ऑपरेशन, जब इंडियन आर्मी ने देश के दुश्मनों को दिया एक मुंह तोड़ जवाब। एक बड़ा हमला जिसे अंजाम दे आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को कर दिया तबाह। एक सर्जिकल स्ट्राइक जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान की आतंकी साजिश को कर दिया बेनकाब। जिस सर्जिकल स्ट्राइक से देश के जवानों ने यह साबित कर दिया कि वो आतंक की बड़ी से बड़ी साजिश को कुचलना जानते हैं। जिस सर्जिकल स्ट्राइक से भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा बन चुका है। और जिस सर्जिकल स्ट्राइक की चोट से भारत ने पाकिस्तान को बता दी उसकी हैसियत, उस सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे दिया गया अंजाम, उसकी प्लानिंग किस तरह से की गई थी, कैसे पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस सच्ची कहानी पर आधारित आ रही है हमारी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। दरअसल साल 2016 में उरी बेस कैंप में पाकिस्तान से आए आतंकियों से मुठभेड़ में 19 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे उरी की कायराना हरकत का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और फिर भारतीय जवानों ने उरी का बदला लिया सर्जिकल स्ट्राइक से, और यही हमने अपनी फिल्म में दिखाया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन था सर्जिकल स्ट्राइक। आधुनिक सैन्य टेक्नोलॉजी, खुफिया नेटवर्क, गहरी रणनीति और जाबाज जवानों के अद्भुत तालमेल की मिसाल है सर्जिकल स्ट्राइक। और इसके पीछे है एक दिलचस्प और चौंका देने वाली कहानी। आइए आपको ये कहानी दिखाते हैं। 29 सितंबर 2016 दिल्ली। मौसम सर्द होने लगा था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तड़के प्रधानमंत्री निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। बीती रात न अजीत डोभाल सो पाए थे और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 दिन पहले यानी 23 सितंबर को एक ऐसा फैसला लिया जिसमें असफलता का मतलब था आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में करारी हार। नरेंद्र मोदी ने ऐसा फैसला लिया था जिसे पहले किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं लिया था। इस फैसले पर भारतीय सेना की इज्जत टिकी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उसी फैसले का अंजाम बताने के लिए 29 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। सर मिशन सफल रहा है। हमारे सारे कमांडो मिशन पूरा करके सुरक्षित वापस लौट आए। बस एक कमांडो लैंडमाइन ब्लास्ट की वजह से जख्मी हुआ है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सबको बुलाइए, हमें यह खबर पूरी दुनिया को देनी है। आइए। इस छोटी सी मुलाकात के बाद अजीत डोभाल अपने दफ्तर पहुंचे। प्रधानमंत्री भी नियत समय से पहले 8 बजे ही दफ्तर पहुंच गए। सुबह 9 बजे देश की सुरक्षा से जुड़े सभी अहम फैसले लेने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक शुरू हो गई। जनरल दलबीर सिंह ने बीती रात की घटना के बारे में सिलसिलेवार तरीके से कमेटी को बताया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की। हमारे बहादुर सैनिकों ने जो किया है उसे पूरी दुनिया को हमें बताना चाहिए। इससे क्या होगा कि टेररिस्ट और उनके आकाओं को सीधा संदेश मिलेगा। सीसीएस मीटिंग में मौजूद विदेश सचिव एस जयशंकर ने प्रेस रिलीज तैयार की और उसे सेना के उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने पढ़ा। सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह का यह बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का एक बड़ा मोड़ है, जिसके मुताबिक भारतीय फौज के दस्ते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दाखिल हुए और वहां बने आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों के 4 ठिकानों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, देश के दुश्मन कहीं भी महफूज नहीं रह सकते। क्या सचमुच भारतीय सरकार उरी हमले का बदला लेना चाहती थी? और अगर बदला लेना चाहती थी तो कब, कहां, कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या भारतीय सेना उरी हमले का बदला लेने में सक्षम थी, पूरी तरह से तैयार थी?
आइए ये भी जान लेते हैं। नॉर्दर्न कमांड के तहत स्पेशल फोर्स की 2 बटालियन काम कर रही थी। ये बटालियन छोटी छोटी टीमों में बटी थी और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में मुख्य फौज और पुलिस की मदद करती थी। लेकिन पैरा एसएफ का असली काम तो बिहाइंड द एनिमी लाइंस यानी दुश्मन के खेमे में घुसकर उनकी कमर तोड़ने का है। सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने कमान के अंदर आने वाली 2 बटालियन के कमांडरों को बुलाया। जनरल, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन इस बार हमें अलग तरीके से तैयारी करनी होगी। मैं चाहता हूं कि आप दोनों की यूनिट आने वाली सर्दियों में अपने वॉर गेम्स को परफेक्ट करें, एकदम परफेक्ट। एलओसी के पार पाकिस्तान में किन किन इलाकों में अटैक कर सकते हैं, उनकी तैयारी की जाए। पूरी यूनिट एक साथ तैयारी करेगी और इस दरमियान आप दोनों की इन्वॉल्वमेंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में नहीं होगी। ओके सर, ओके। इस दरमियान हमारी नॉर्दर्न कमांड की प्लानिंग यूनिट आपकी हेल्प करेगी। सर, हम अपनी काउंटर टेररिज्म के काम के साथ साथ एनिमी लाइन के अंदर जाने की तैयारी कर सकते हैं। वेल, इसकी कोई जरूरत नहीं। काउंटर टेररिज्म आप लोगों के बगैर भी चलता रहेगा, लेकिन दुश्मन के इलाके में जाकर आप जो कुछ कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। स्पेशल फोर्सेस को ये इंस्ट्रक्शन थे कि किस तरह के टारगेट्स हो सकते हैं। उन टारगेट्स की पहले तो इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के टारगेट्स हैं, वहाँ पर कितने लोग हो सकते हैं। उसके बाद उसकी प्लानिंग बनाना कि किस तरह से हमला होगा, किस तरह से लोग अंदर जाएंगे, किस तरह से लोग वापस आएंगे। ये सब चीज़ों की डिटेल्ड प्लानिंग अलग अलग टारगेट्स के लिए स्पेशल फोर्सेस को टास्क दिया गया था और ये काफ़ी समय से ये इसकी तैयारी में लगे हुए थे। ये ज़रूर है कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स की, तो उसके लिए ट्रेनिंग कुछ अलग किस्म की और स्पेसिफिक ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग दोनों यूनिट्स की, 2 स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स हैं, दोनों की यूनिट्स की ट्रेनिंग की गई थी। भारतीय सेना को इस तैयारी का फायदा ऑपरेशन एक्स के दौरान मिला। स्पेशल फोर्स के सदस्य अपने निशाने के साथ साथ हमले और हमला करने के बाद वापस लौटने की पूरी प्लानिंग के साथ तैयार थे। आर्मी जनरल दलबीर सिंह का निर्देश साफ था। मिशन प्लानिंग में एक बात का ध्यान जरूर रखना, हमारा कोई भी कमांडो दुश्मन के इलाके में पकड़ा नहीं जाता। सारे कमांडोज का वापस लौटना बेहद जरूरी है। अगर एक भी पीछे छूटा तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। दुश्मन के इलाके में एक भी कमांडो छूटना नहीं चाहिए। दिल्ली के आर्मी हेडक्वार्टर, उधमपुर के मॉडर्न कमांड हेडक्वार्टर में जब ऐसी तैयारियां चल रही थी तब उरी की घटना घटी भी नहीं थी, लेकिन आर्मी खुद को हर तरह से तैयार रखना चाहती थी। 18 सितंबर 2016 को उरी पर आतंकी हमला हुआ और भारत सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए विकल्प तलाशने लगी। फिर क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। उरी हमले के बाद खुफिया मीटिंग का दौर शुरू हो गया था। ऐसी ही एक मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह को कहा, उरी हमले के खिलाफ कार्रवाई जल्द होनी चाहिए, जिससे किसी को कोई संदेह न रहे। बात बिल्कुल साफ रहनी चाहिए कि भारत ने उरी हमले के खिलाफ यह कार्रवाई की है। जी सर। प्रधानमंत्री एक तरह से बड़ी कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन देश को इस तरह का आश्वासन कई बार पहले भी दिया जाता रहा था। क्या उरी हमला सब कुछ बदलने जा रहा था? और क्या 18-19 सितंबर 2016 के आसपास हम पूरी तरह से तैयार थे? ये सोचा गया कि अगर पाकिस्तान युद्ध करना शुरू करना चाहता है तो हमारे पास क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को पूरा करने की कोशिश, जो उसकी प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी उन 8-10 दिनों में, जब ये हमला करने का निर्णय लिया गया। बड़े युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी थी, मैं ये नहीं कहूँगा पूरी हो गई थी, तो शुरू कर दी थी। सर्जिकल स्ट्राइक पर आखिरी फैसला तो प्रधानमंत्री को ही करना था, लेकिन सेना खुद को हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रखना चाहती थी। उरी हमले के दूसरे दिन यानी 19 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की क्षमता रखने वाली स्पेशल फोर्सेस के 2 बटालियन कमांडरों को नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर बुलाया गया। 20 और 21 सितंबर को तैयारी और ब्रीफिंग का दौर चला। उधर दिल्ली के आर्मी हेडक्वार्टर्स के मिलिट्री ऑपरेशंस विंग से जुड़े चुनिंदा सैन्य अधिकारी
नॉर्दर्न कमांड को अपनी सलाह दे रहे थे, लेकिन भारतीय सेना कार्रवाई करे उससे पहले प्रधानमंत्री की अनुमति जरूरी थी। 23 सितंबर 2016 उरी पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हमले के 5 दिन हो चुके थे। रात के 9 बजे थे। प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से निकले। उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे। प्रधानमंत्री अपने दफ्तर से निकलकर अपने आवास पर नहीं गए, बल्कि मिलिट्री ऑपरेशंस रूम की तरफ बढ़े। मिलिट्री ऑपरेशंस रूम में पहले से ही रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह, सैन्य कार्रवाई के लिए जिम्मेदार सेना के मिलिट्री ऑपरेशंस विंग के चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सेना के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाए इसके बारे में अलग अलग विकल्प के बारे में बताया। अब फैसला प्रधानमंत्री को लेना था। फैसले की घड़ी थी, बहुत बड़े फैसले की घड़ी थी, क्योंकि किसी भी सैन्य कार्रवाई में विफलता का पूरा ठीकरा प्रधानमंत्री पर ही फूटना था। उसकी बहुत बड़ी राजनयिक और राजनैतिक कीमत थी। दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के दौरान पासा पलटने का खतरा रहता है। दुश्मन के इलाके में जाने वाले दस्ते पर हमला हो सकता था, उन्हें एम्बुश में फंसाया जा सकता था। पूरा ऑपरेशन आतंकवादी कैंप की खुफिया जानकारी पर टिका था। कैंप कहां है, वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ये जानकारियां गलत होने पर मिशन फेल हो सकता था। मिशन फेल होने का सबसे बड़ा नतीजा ये होता कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई करने के विकल्प कम हो जाते। मतलब ये कि मिशन फेल होने पर नरेंद्र मोदी सरकार की देश के अंदर और बाहर किरकिरी होनी तय थी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार थे? प्रधानमंत्री ने बिना रोके टोके सैन्य अधिकारियों की प्लानिंग सुनी। क्या हम लड़ाकू विमान से बम का इस्तेमाल कर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट नहीं कर सकते? तो फिर उनको कहा गया कि एयर स्ट्राइक में एक खतरा यह है कि आप वहाँ के जो गांव वाले हैं उन्हें भी आप मतलब लपेट में ला सकते हो, वो मर सकते हैं, सिविलियंस भी। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे इमेज के लिए, भारत के इमेज के लिए। इस तरह के कुछ सवाल पूछने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बड़ा फैसला लिया जिसे क्षमता होने के बावजूद किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। प्रधानमंत्री ने सेना को सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति दे दी। तो सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, मेरी सरकार आप लोगों के साथ है। आप लोग इस मामले के एक्सपर्ट हैं। सर्जिकल स्ट्राइक कब और कहां करना है यह आप लोगों को तय करना है। सुषमा स्वराज जी 26 सितंबर को भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में बोलेंगी। सर्जिकल स्ट्राइक उसके बाद रखें। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसे अब तक भारत के किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं लिया था। प्रधानमंत्री के फैसले के साथ ही सेना के नॉर्दर्न कमांड को ऑपरेशन एक्स की अनुमति दे दी गई। दूसरी तरफ जनरल दलबीर सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले कश्मीर से लेकर राजस्थान के अपने सैन्य कमांड को सतर्क रहने के आदेश दिए। सेना सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहती थी। प्रधानमंत्री से आदेश मिलने के साथ ही सेना की उत्तरी कमांड हरकत में आ गई। दुश्मन के इलाके में कौन कौन कमांडो जाएंगे, उनकी भूमिका क्या होगी, ये तय किया जाने लगा। साथ ही आतंकी कैंपों में क्या चल रहा है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद भारत के जासूसों, ड्रोन और सैटेलाइट से 24 घंटे नजर रखने का काम शुरू हो गया। इस सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े स्पेशल फोर्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने सिक्योरिंग इंडिया द मोदी वे के लेखक नितिन गोखले को बताया, जी हमारे दो मकसद थे, एक तो दुश्मनों में खौफ पैदा करना और दूसरा उरी हमले का बदला लेना। इसलिए हमने उरी के ठीक सामने पाकिस्तान में पड़ने वाले आतंकवादी कैंप को पूरी तरीके से तबाह करने का हमने फैसला लिया, जिससे वो ये जान सके कि हमें सब कुछ पता है और वो बच नहीं सकते। 25 सितंबर तक स्पेशल फोर्स की कमांडो टीम किसी भी वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाने के लिए तैयार थी। उन्हें अपने अधिकारियों के निर्देश का इंतजार था। तभी आतंकी कैंपों के अंदर के हालात बदलने लगे। इससे पूरे मिशन का रुख बदल सकता था।
आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक का कारोबार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से चलता था। उस संगठन में भी भारत के जासूस मौजूद थे। उनसे आतंकी कैंपों के बारे में सूचना मंगवाई गई। पता चला पाकिस्तान ने आतंकी कैंपों की सुरक्षा बढ़ा दी है। अलग तरह के हथियारों के साथ आतंकी कैंपों की सुरक्षा होने लगी थी। स्पेशल फोर्स के दस्तों ने नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया। अगले दिन यानी 26 सितंबर को उन्हें कहा गया कि ऑपरेशन शुरू करने के आदेश कभी भी आ सकते हैं। पाकिस्तानियों को पता था कि हम कुछ न कुछ तो करेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हम क्या करेंगे। आतंकवादियों के ठिकाने पर हम अलग तरह की हलचल देख रहे थे। पठान सूट में पाकिस्तानी सैनिक उन ठिकानों को सिक्योरिटी दे रहे थे। 28 सितंबर 2016 उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुडा ने कमांडो दस्तों को मिशन पर जाने का आदेश दे दिया। ओके, गुड लक बॉयज। कमांडोज के लिए मिशन का सबसे खतरनाक पहलू कुछ और था। चारों आतंकी ठिकानों पर हमले का समय अलग अलग रखा गया था। 2 ठिकानों पर रात के अंधेरे में हमला करना था, और जबकि 2 ठिकाने ऐसे थे जिन पर सूरज की पहली किरण के साथ ही बोलना था हमला, और इस पर एक ही कमांडो दस्ते को हमला करना था। यानी शुरुआती हमले के बाद पाकिस्तानी फौजी चौकियां एक दूसरे को सूचना दे सकती थीं, दूसरी चौकियों को अलर्ट कर सकती थी। ऐसे में इस कमांडो टीम का लौटना काफी मुश्किल हो सकता था। दिन की रोशनी में उन पर दुश्मनों की नजर आसानी से पड़ सकती थी। इन खतरों के बावजूद हमले के आदेश दे दिए गए। 3 से 4 घंटे में सभी टीम अपने अपने शिकार के पास पहुंच चुकी थी। दुश्मन पर हमले के लिए घात लगाए कमांडो मौके का इंतजार करने लगे। पाकिस्तानी संतरी वक्त बेवक्त गोली चला रहे थे, इस उम्मीद में कि अगर भारत की तरफ से कमांडो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे तो वो डर कर वापस चले जाएंगे। दिल्ली और उधमपुर में तनाव बढ़ रहा था। दूसरी तरफ कमांडो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पहुंच चुके थे और उन्हें लगातार भारतीय सीमा में उड़ रहे ड्रोन और सैटेलाइट से कैंप के अंदर होने वाली हर हरकत की रिपोर्ट मिल रही थी। कंट्रोल रूम में तभी खबर आई, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कन्ना इलाके में जो 2 दस्ते गए थे वो अपने मिशन को पूरा कर लौट आए। अब मिशन की सफलता केल और लिप्पा के कैंप पर हमले पर टिकी थी। इन्हीं दोनों ठिकानों पर सूरज की पहली किरण के साथ हमला बोलना था। हमले के लिए हरी झंडी मिलने के साथ ही पाकिस्तानी संतरी को निशाना बनाया गया। सूरज की पहली किरण के साथ हमला शुरू हुआ और स्पेशल फोर्स के कमांडो ने देखते ही देखते दोनों कैंपों को तबाह कर दिया। सर, मिशन सफल रहा है। हमारे सारे कमांडो मिशन पूरा करके सुरक्षित वापस लौट आए। बस एक कमांडो लैंडमाइन ब्लास्ट की वजह से जख्मी हुआ है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सबको बुलाइए, हमें ये खबर पूरी दुनिया को देनी है। ठीक है सर, आइए। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में इस ऑपरेशन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित कई रोमांचक और अनकही कहानियां हैं, जिसे पहली बार पर्दे पर आप देख सकेंगे। इसमें आप देखेंगे सेना के जवानों की हैरत अंगेज दिलेरी, और इस फिल्म में हमें देखेंगे एक नए अंदाज में। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।